Now we start with the amnesty scheme of stamp duty in Maharashtra. So first, understand why this was brought. In today's scenario, in Mumbai, especially from Andheri to South Mumbai, especially Andheri and Bandra, Santa Cruz, every other building is going for a redevelopment. And the redevelopment can happen only if the society has the conveyance of the land. Means आपने फ्लैट तो ले लिया, सोसाइटी रजिस्टर्ड भी कर ली, लेकिन जिस लैंड पे ये आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग खड़ी है वो लैंड अभी तक या बिल्डर के नाम पे है या जो लैंड ओनर है उसके नाम पे है। तो रीडेवलपमेंट में सबसे फर्स्ट मेन क्राइटेरिया है कि यू गेट द लैंड कन्वेड इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि आज का जो मोड है that is a digital mode where everything is done online. So समझो अगर मेरी बिल्डिंग को मेरे को रीडेवलपमेंट में लेके जाना है और मैं सेल्फ रीडेवलपमेंट करता हूँ, एक चॉइस है, या मैं रीडेवलपमेंट करता हूँ या रीडेवलपमेंट बार्टर सिस्टम से करता हूँ, सेल्फ रीडेवलपमेंट का और एक है, उसके लिए हम अलग से रखेंगे। बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाई दिस एमनेस्टी स्कीम हैज कम। तो जब लोग लैंड कन्वे करने के लिए जाते थे तो नॉर्मली दो तरीका रहता है, और से तीन तरीका। एक तो बिल्डर या तो लैंड ओनर खुद जब भी बिल्डिंग बन जाती है और एज पर द मोफा वो लैंड कन्वे कर देता है सोसाइटी विद इन 4 to 6 months, या दो ऑप्शन है, डीम कन्वेंस के लिए जाते हैं जिसमें काफी सारा कैश ट्रांजैक्शन होता है, और जो भी लाइजनिंग करता है इसके अंदर वो क्या करता है, 75% ऑफ द पेमेंट आपसे ले लेता है। डीम कन्वेंस का ऑर्डर तो 6 महीने में आ जाता है या मैक्सिमम 1 साल में आ जाता है, जो डीडीआर से मिलता है, जहां पे डीडीआर को ये इंस्ट्रक्शन देने में आया है कि आप इनको ऑर्डर दे दो, वेदर बिल्डर अपना साइट रखता है या नहीं रखता है, बट यू हैव टू एक्सपेडाइट एंड गिव द ऑर्डर ऑफ डीम कन्वेंस। दैट इज द फर्स्ट फेज। जो सेकेंड फेज आता है दैट इज द एडजुडिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट स्टैम्प ड्यूटी भरे हुए है कि नहीं है। सो बहुत सी बिल्डिंग जो बनी है 78 और 80s के अंदर टिल डेट, और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हुए हैं उस पे जो एज पर महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1958 के हिसाब से, और वो काफी बार अमेंड हो चुके हैं, लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं है। तो जब वो पेड नहीं है तो उसका क्या होता है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगती है 400%, राइट। अभी एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि मेरे फ्लैट पे वो टाइम पे मुझे स्टैम्प ड्यूटी भरनी थी 1 लाख रुपया। मैंने वो टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी, और जैसे करते थे 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, 5 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, 20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो करते थे। तो उससे क्या होता था कि जब कन्वेंस के लिए जाते हैं तो जब एडजुडिकेशन होता था तो यू हैव टू पे 400%, यानी 2 लाख रुपए मुझे भरना है, और 2 लाख पे 400% यानी 8 लाख, यानी मुझे भरना है 10 लाख रुपया। यहां आके गाड़ी अटक जाती थी और रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो वहां पे रुक जाता था, स्टॉल हो जाता था। बिल्डर ने ले लिया, आपसे एमओयू कर दिया या एग्रीमेंट एक कर दिया, एग्रीमेंट टू रीडेवलप, आपको 50 लाख दे दिया सोसाइटी को। नाउ ही गेट स्टक बिकॉज ऑफ द कन्वेंस इज नॉट देयर। और डीम कन्वेंस में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं प्रीफर करता हूं कंज्यूमर कोर्ट में जाने का, ताकि एज पर मोफा जब तक लैंड ट्रांसफर नहीं होता है ऑल द आउटगोइंग्स हैज टू बी बोर्न बाय द बिल्डर और द लैंड ओनर, राइट। अभी ये कंज्यूमर कोर्ट में जाने से क्या होता है कि ये एक ऑर्डर मिलता है टू द बिल्डर कि आप जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से पहले आप जो आउटगोइंग्स है वो क्लियर करो, और दूसरा जैसा सोसाइटी और जैसा ये देता है वो हिसाब से आपको जो है कॉम्पनसेशन मिलता है। तो सम सोसाइटी गेट्स 10 लाख रुपीज, सम सोसाइटी गेट्स 30, 40, 50 लाख रुपीज। एक सोसाइटी का ध्रुव सोसाइटी है कांदीवली के अंदर, दैट मैटर फ्रॉम एनसीडीआरसी यानी कंज्यूमर कोर्ट जो दिल्ली में है, बिकॉज 2 करोड़ के ऊपर का रहता है तो यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट इन एनसीडीआरसी। तो वो वहां पे जो ऑर्डर हुआ वो सोसाइटी के फेवर में हुआ। दैट वाज दे गॉट 9 करोड़ 90 lakhs एज एन कॉम्पनसेशन। और जब वो बिल्डर ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो
सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज बोला, आइदर यू सेटल और वी पास एन ऑर्डर। तो वो अभी सेटलमेंट के ऊपर है और वो कंसेंटम फाइल करके वो लोग फाइल करेंगे। सो दिस इज द टू सिनेरियो ऑफ गेटिंग द कन्वेंस। नाउ ये जो गवर्नमेंट ने आज की तारीख में जो ये स्कीम लेके आया है, मैं तो बोलता हूँ जब ये अनाउंस हुआ था वो दिसंबर का महीना था, क्रिसमस का, और उसके पहले हमने दिवाली मनाया। तो ये हमको एक बम्पर, जो बोलते हैं ना, जैसा पहले बोर्ड लगते थे कि बम्पर सेल, इस तरह से हमको कंबाइंड दिवाली और क्रिसमस का एक बम्पर गिफ्ट दिया है ये गवर्नमेंट ने। अगर आपका 1 लाख रुपए तक का स्टैंप ड्यूटी वो टाइम पे भरने का था, और 1 लाख के ऊपर 1 लाख तक आपको पेनल्टी आती थी, तो दोनों चीज माफ हो जाती थी। यानी अगर आपने 1980 से अगर 1995 तक अगर आपने कोई भी फ्लाइट लिया होगा, तो उसकी ड्यूटी जो है वो कम से कम यानी 1 लाख रुपए तक की स्टैंप ड्यूटी आती थी। और वो स्टैंप ड्यूटी जो है वो आपको जो है कंप्लीटली माफ कर दिया है गवर्नमेंट ने। यानी ना स्टैंप ड्यूटी आपको भरना है और ना आपको पेनल्टी भरना है। अगर 1 लाख के ऊपर है तो उसका क्राइटेरिया अलग है, वो मैं आपको टेबल और गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के साथ में समझाऊंगा। अभी सवाल ये आता है कि ये तो मैंने जो बात कर दिया वो रियल एस्टेट को रिलेटेड है, जिसमें अगर आपके बिल्डर ने अगर रीडेवलपमेंट के टाइम पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर भी अगर उसने स्टैंप ड्यूटी पूरी नहीं भरी है, तो वो ये चीज का बेनिफिट ले सकता है, इस चीज का लाभ ले सकता है। दूसरा, अगर आपने सेल परचेज के अंदर भी वो टाइम पे अगर कम स्टैंप ड्यूटी भरी है, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। और ये बेनिफिट इसके लिए देने में आया है कि एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल हो जाते हैं, तो आपकी जो सोसाइटी है उसको जो लैंड जो ट्रांसफर करना है अपने नाम पे फ्रॉम द बिल्डर और फ्रॉम द लैंड ओनर, वो इजी हो जाता है। और दूसरी एक बात ये है कि आपको पता है कि अगर आपका जो स्टैंप ड्यूटी अगर नहीं भरा है और फ्लैट अगर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है और आपको अगर बेचना है, आपने जब भी लिया होगा वो फ्लैट तभी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का होगा। लेकिन आज की तारीख में वो फ्लैट की कीमत हो गई है 1 करोड़, 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक। तो ना वो 3 करोड़ का जो फ्लैट है, अगर और कोई परचेसर परचेज करना भी चाहता है, तो वो उसको थोड़ी बहुत बैंक से लोन लेनी पड़ेगी। जब वो बैंक के अंदर जाएगा लोन लेने के लिए, तो बोलेगा आपके जितने भी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये कमियां है, ये स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी है, तो पहले आप वो स्टैंप ड्यूटी भर के आओ। तो जब वो बिल्डर वो बोलेगा कि भाई आपके उस फ्लैट मैं खरीद रहा हूँ 3 करोड़ में, लेकिन 25 लाख रुपया तो मेरे को आपके जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम है, स्टैंप ड्यूटी आपने नहीं भरा है, वो मुझे भरना आ रहा है, तो मैं आपको इतना कम दूंगा। तो ये जो मौका आपको गवर्नमेंट ने दिया है, तो आप उसका भरपूर बेझिझक उसका आप फायदा उठा लो, क्योंकि ये स्कीम मैंने आज तक नहीं देखी है जहां पे 1 लाख रुपए तक की स्टैंप ड्यूटी कंप्लीट माफ कर देने में आती है, 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपको कंप्लीट माफ कर देने में आती है, यानी जीरो। खाली आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करना है। उसकी भी मैं चैट बॉक्स में वो जो लिंक है वो आपको दे दूंगा। ये जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसकी भी लिंक आपको उसमें से मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट अभी मैं शेयर करूंगा ताकि सबको आपको पता चले। नाउ व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप टू गिव द एमनेस्टी, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फेज है उसमें तो माफ हो जाएगा, सेकेंड फेज में कुछ 50% भरना है, कुछ 80% माफ है, वो हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें गवर्नमेंट को काफी सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। और एक यही जो इंडस्ट्री है, जैसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो दूसरे 200 इंडस्ट्री को फीडिंग देती है। आपको मालूम है जब बिल्डिंग का काम शुरू होता है, राइट फ्रॉम डिमोलिशन से लेके एस्कावेशन तक, एस्कावेशन अभी आज की तारीख में क्या होता है, मैन्युअली कोई करता है नहीं, जेसीपी। तो जो जेसीपी का जो है वो यूज बढ़ जाएगा, जेसीबी की डिमांड बढ़ जाएंगी, आप समझे मेरी बात, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा, जब अगर जेसीबी आपने एक्सकावेशन कर दिया, फिर आएगा आपको सॉलिंग करना है, फाउंडेशन करना है, तो उसमें क्या क्या लगेगा, स्टील लगेगा और सीमेंट लगेगी, रेती लगेगी। और जब वो फाउंडेशन से बाहर आएगा तो ब्रिक वर्क, मोटार, और जब फ्लैट अगर कंप्लीशन पे आता है
तो आप सोचो, टाइल से लेके, मार्बल से लेके, ग्रेनाइट से लेके, एल्यूमिनियम विंडो, ग्लास, प्लाईवुड, डोर्स, यू नेम इट, हार्डवेयर, लॉक, की, कॉन्ड्यूट पाइप, स्विचेस, वायर्स, बहुत सारी चीजों को, फॉल सीलिंग, इतना सारी इंडस्ट्री को उससे काम मिलता है। और प्लस जो लेबर्स है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, मार्बल फिटर है, या जो खाली बेगारी का हेल्पर का काम करता है, वो लेबर को भी वर्क एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये जो गवर्नमेंट है, जो एक अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी, और एकनाथ शिंदे जी, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी, और इसको जो जो मेन पुश दिए है एडवोकेट आशीष शेलार जी, मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इन्होंने जो जो सोचा है वो बहुत लंबी दूर तक का सोचा है। एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाएगी तो आपकी सोसाइटी को जो है, जो लैंड कन्वेंस के लिए अटका हुआ था बिकॉज ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी, हर सोसाइटी में ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो टाइटल क्लियर हो जाएगा, और टाइटल क्लियर होने के साथ में रीडेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगी, और रीडेवलपमेंट को अगर बूस्ट मिलती है तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलती है, इंडस्ट्रीज को काम मिलेगा, प्लाईवुड वाले इंडस्ट्रीज को काम मिलेगा, क्योंकि जब नया बनेगा तो एवरीथिंग विल बिकम न्यू, प्लम्बिंग, टैप्स, ये वो। आप खाली आपके घर में सोचो, आप खाली बैठ के कि ये कितनी चीजें इसमें लगी है, और ये सबको इंडस्ट्री को नए ऑर्डर्स मिलेंगे। अब जब नए ऑर्डर्स मिलेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फैक्ट्री टू गोडाउन, फ्रॉम गोडाउन टू शॉप। तो ये सब साइकिल जो है वो साइकिल बूस्ट होगी। और हम रीडेवलपमेंट पे आई विल रिक्वेस्ट द प्लीज दैट एक सेमिनार करेंगे, वन इज ओनली Q&A, वन इज ओनली फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, क्योंकि आज तक जो सक्सेस स्टोरी है सेल्फ रीडेवलपमेंट की, बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि आज तक एक भी सेल्फ रीडेवलपमेंट जो है वो कभी भी स्टॉल्ड नहीं हुआ है। बाकी जो बिल्डर ने लिया है वो स्टॉल्ड हुआ है, लेकिन खुद सोसाइटी ने जब ली है तो वो प्रोजेक्ट आज तक कोई भी मेरे नजर में नहीं है। और आपके अगर नजर में आता है तो मुझे अपडेट कीजिए, मेरी नॉलेज बढ़ाइए, तो मैं वहां जाके देखूंगा कि वो क्यों स्टॉल्ड है। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो स्टॉल्ड नहीं होता है। तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी का जो एमनेस्टी स्कीम है वो एक हमको बहुत बड़ी छूट दी है गवर्नमेंट ने, जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। उसमें मैं आपको बता देता हूं, एक शुरू होता है 1980 से 2000 तक का, वो एक पीरियड है। देन फ्रॉम 2000 से लेके 2020 तक का एक पीरियड है। और फर्स्ट फेज जो है वो दिसंबर में चालू हुआ है, 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक का। और सेकेंड फेज जो चालू हुआ है कि जिसमें जो पहले फेज के अंदर जितना आपने को छूट दिया है उससे छूट थोड़ी कम हो गई है, वो चालू होता है 1 फरवरी एंड एंड होता है 31 मार्च तक का। ये अभी तक का जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि जो अगर हम अपलोड करने जाते हैं और टाइम लगता है, कुछ हो सकता है, तो मे बी दिस इज माई व्यू विच कैन नॉट बी, आई शुड नॉट बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट शायद इसको एक्सटेंड करे, लेकिन अगर फर्स्ट फेज का फायदा अगर आपको उठाना है तो आज तारीख देख लीजिए 20, और 31 जनवरी को ये स्कीम जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट फेज में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको जो अभी यहाँ पे जो छूट मिलती है उससे कम छूट मिलेगी। तो 11 दिन के अंदर आपके पास मैक्सिमम बेनिफिट लेने का समय है। तो समय को वेस्ट किए बिगर उसका आप लाभ जरूर उठाइए, ये एडवांटेज आप ले लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी सोसाइटी को जो कन्वेंस के लिए जो प्रॉब्लम आता था वो क्लियर हो जाएगा। एंड वंस द लैंड इज कन्वेड टू द सोसाइटी तो रीडेवलपमेंट का भी एक जो है ऑप्शन जो है, विंडो है, वो ओपन होता है। और ये बहुत ही अच्छा काम है। आज तक मैंने ऐसी एमनेस्टी स्कीम नहीं देखी है, and it was unbelievable till I went to the government website and saw that notification. तो हम अभी मैं शेयर करता हूं मेरी स्क्रीन। सो नाउ लेट्स शेयर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। देखो ये गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है ये IGR maharashtra.gov.in पे आपको मिल जाएगी। आई जस्ट रीड इट हियर, जो मैं हाईलाइट करता हूं। Whereas the government of Maharashtra being satisfied that it is necessary to do so in public interest
has decided to introduce the Maharashtra Stamp Duty Amnesty Scheme 2023, hereinafter referred as the said Amnesty Scheme 2023, क्योंकि ये दिसंबर से स्टार्ट हुआ and it is going up to 31st March. In order to remit or reduce stamp duty and penalty, the instrument as specified in the annexure appended here, chargeable under the provisions of Maharashtra Stamp Act of 1958, जो यानी महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो 1958 से स्टार्ट हुआ है. Herein after referred as the said act, as specified in the schedules appended here to be implemented in 2 phases. यानी मैं जैसा आपको बताया कि 2 फेज के अंदर ये इंप्लीमेंट होगा. The first phase shall be from 1st December 2023 till 31st January 2024, and the second phase shall be from 1st February 2024 till the 31st March 2024. तो अभी फर्स्ट फेज का जो हमको बेनिफिट लेना है उसके लिए हमको 31st जनवरी के पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे अपलोड हो जानी चाहिए, और जब वो बुलाएंगे तो आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, और आपका 100% वेव ऑफ हो जाता है. 1 लाख रुपए तक की स्टैम्प ड्यूटी या 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी तो आपको लोग स्टैम्प मार के देंगे और आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा. और नहीं तो आपको डिमांड नोटिस आएगी कलेक्टर के यहाँ से कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करने के बाद में आपको इतनी इतनी ड्यूटी भरनी है, और उसका एक टाइम पीरियड देगा. वो टाइम पीरियड में आपको वो पेमेंट करना है. अगर वो टाइम पीरियड में आप पेमेंट नहीं करोगे तो दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एमनेस्टी स्कीम, और यू विल गो बैक टू द सेम 400% पेनल्टी के ऊपर. तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब कुछ छोड़ के पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उसको आप रेगुलराइज कर दो. इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स रिफर्ड बाय द क्लॉज A of Section 9 of the said Act, and of all the powers enabling in its behalf, hereby remits or reduce the stamp duty and penalty to the extent of specified in the schedules appended hereto, payable as per the provisions of the said Act in respect of the instruments specified in the annexure, which are executed between the 1st January 1980 to 31st December 2020, and both days are included. 1st जनवरी 1980 से लेके 31st दिसंबर 2020 तक का जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसका एक फर्स्ट शेड्यूल है. irrespective of whether they have presented the registration therefore or not, subject to the following conditions, namely, तो उसमें कंडीशंस काफी दिए हुए हैं. अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स आप बोलोगे तो ऐसा देखने जाऊंगा तो महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के हिसाब से देयर आर 63 इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. तो ये सभी 63 इंस्ट्रूमेंट्स को लाभ मिलेंगे. जैसा अभी आप बोलेंगे मैंने तो सिर्फ अगर आपका जो फोकस है दैट इज ओनली फॉर द हाउसिंग को लेके, राइट, तो आप बोलेंगे तो मेरा एग्रीमेंट फॉर सेल है, या तो बिल्डर बोलेगा मेरा डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, या तो PAAA एग्रीमेंट है, या MOA बोलते हैं, MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है जो काफी अभी जैसे अभी पावर ऑफ अटर्नी है, वो अगर 500 रुपए में भरा है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. एफिडेविट है या इंडिपेंडेंटी बॉन्ड है उसको जरूरत नहीं है. लेकिन इसके अलावा जितने भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपने स्टैम्प ड्यूटी कम भरी है तो वो भी ये स्कीम का लाभ ले सकते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा नजरिया जो देखने का है कि इट इज गोइंग टू बेनिफिट द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड इट इज गोइंग टू बेनिफिट द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि उनका जो स्टैम्प ड्यूटी का जो है वो कंप्लीटली जो स्टॉर्ड हो गया था, क्योंकि बहुत से मेंबर बोलते हैं कि मैं 10 लाख रुपए क्यों भरूं, तो वो काम अटक गया था. अब इसका अगर वो फायदा ले लेता है तो 10 लाख उसको कुछ भी नहीं भरना है, और उसको जो है डॉक्यूमेंट उसका लीगलाइज होके मिल जाता है. तो ये काफी सारी इसके अंदर बेनिफिट है. द एप्लीकेंट शैल सबमिट एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ अपेंडेड हियर टू अलोंग विद द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट एंड self attested copies for supporting documents and before the last day of the period mentioned in the schedules appended here to such an application shall be made through online system. The Inspector General of Registration and Controller of Stamps of Maharashtra State, Pune. No refund shall be granted where the stamp duty or penalty on the deficient portion of the duty has already been paid. यानी अभी बहुत से लोग बोलेंगे अरे मैंने तो पेनल्टी के साथ में भर दिया था, मैंने तो स्टैम्प ड्यूटी भर दिया था,
अब मैं ये अभय योजना स्कीम में मैं मेरा अपलोड करता हूँ और मुझे रिफंड दो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि वो भर दिया। ये तो सिर्फ इसके लिए है कि जिन्होंने ये नहीं भरा है उसके बेनिफिट के लिए है। तो दैट इज वन कंडीशन। द पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट or his successor in title of power of attorney holder may apply for remission or reduction of stamp duty or penalty under the order. हाँ, अगर आपने अभी तक स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है और पेनल्टी नहीं भरी है, तो आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हो, दैट यू कैन अप्लाई। द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द डेफिशिएंट पोर्शन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी, यानी जो डेफिशिएंट है वो स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना पड़ेगा, एंड पेनल्टी एज पर द ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। अगर समझो आज की तारीख में आप भरते हो और 2 फरवरी को ऑर्डर आ जाता है कि भाई आपको 25,000 भरने हैं या 2 लाख रुपया भरने हैं, राइट, तो वो आपको विद इन 7 days में भरने हैं, और एल्स जो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला था वो आपका ये हो जाएगा। और दूसरा जो आपको पेनल्टी लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अगर 2 लाख रुपया भरने की थी तो 2 लाख रुपया और प्लस उस पर 400% यानी 8 लाख यानी 10 लाख भरना पड़ेगा। अगर ये स्कीम में आप जाते हो तो आपका काफी सारा फायदा हो जाता है। तो यू गो फॉर दिस स्कीम एंड टेक full advantage of this जो generosity of the government. For the purpose of the assessment, the applicant has to submit proper evidence. Therefore, as per the requirement in the annual statement of rates and guidelines issued by the Chief Controlling Revenue Authority, State of Maharashtra. 8. The instruments for which the action under Section 31 subsection 4, ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जाओगे तो समझ जाओगे उसके अंदर, has already been initiated or where appeal or review application is pending, the decision before the court or authority under the provision of the said act shall be entitled for the benefits under the order. However, to avail benefits under the order, the application shall have to make a fresh application in the original in the form of appended hereto. यानी अगर आपकी कोई अपील भी पेंडिंग है कलेक्टर के पास में, तो भी आप इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो और आपकी स्टैम्प ड्यूटी और पेनल्टी जो है, जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। Provided that in the case of the appeal or review application is pending for decision before any court or authority under the provision of the said act, the applicant shall have to unconditionally withdraw the case and submit a declaration in the effect along with the application under the order. यानी ये जो स्कीम है उसका अगर बेनिफिट लेना है, जैसा अगर मेरी सोसाइटी ने डीम कन्वेंस का ऑर्डर लेके फिर कलेक्टर के पास में अपील के लिए डाला हुआ है कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी आपने जो हमारे पे लगाई है पेनल्टी, वो अनरीजनेबल है या ज्यादा है या क्या है, उसके लिए अपील डाला है, तो मुझे अगर ये स्कीम का मुझे फायदा लेना है, मेरी सोसाइटी को फायदा लेना है, तो मुझे वो अपील जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा और मुझे ये फ्रेश डालना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट। आप समझे, यू कैन नॉट हैव बोथ द थिंग्स, वहां पे अपील पेंडिंग है और इधर आप एप्लीकेशन आप विड्रॉ करो और उनको वहां बताओ कि भाई ये मेरे को एमनेस्टी स्कीम का फायदा लेने का है, उसके लिए मैं ये मेरा जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ करता हूँ, एंड आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। स्टैम्प पेपर्स मींस the impress stamps are specified in the subsection K of the section 2 of the said act, which includes the labels affixed impressed by the proper officer. Stamp paper impression by franking machines, impressions by any such machines as the state governments may notification in the official gazette specified in the STB receipt of e-payment GRAS, यानी ये जो पेमेंट भी करना है आपको ई-पेमेंट से करने का है, ग्रास जिसको बोलते हैं GRS के थ्रू। अभी हम चलते हैं Schedule 1। अभी Schedule 1 के अंदर आप are you all able to see the screen? Schedule 1 instruments which are executed between dated 1st January 1980 and dated 31st January 2020 inclusive of both dates. A first phase from date 1st December 2023 till date 31st January 2024 for the amount from 1 rupee to 1 lakh. Reduction or remission in the stamp duty to be paid or payable 100%। अगर आपको वो टाइम पे अगर 1 लाख रुपया भरना था तो आपको पूरा का पूरा 1 लाख रुपए की छूट है। रिडक्शन और रेमिशन इन पेनल्टी टू बी चार्ज ऑन द होल स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड और पेबल, यानी उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी आपको जो पे करनी की थी वो 100% जो है पेनल्टी भी जो है वो आपको माफ कर देने में आई है। So this is a very good initiative in the benefit of citizens of Maharashtra. अभी दूसरा, for amount exceeding rupees 1 lakh,
अगर समझो आपका 1 लाख से 2 लाख रुपया आपका भरने का था, तो आपको 50% छूट मिली है, यानी कितना भरना है आपको? 1 लाख रुपया। और जो पेनल्टी है वो 100% माफ है। इन केस अगर आपका समझो 10 लाख रुपया आपने को भरने का था स्टैंप ड्यूटी, बिकॉज 2000 के अंदर काफी सारे प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए थे, तो 5-5, 10-10 लाख रुपए तक की लोगों ने स्टैंप ड्यूटी भरी है। तो वो अगर 10 लाख रुपए आपको भरने का था स्टैंप ड्यूटी, प्लस उसके ऊपर 400 यानी 40 लाख रुपए पेनल्टी भरने की थी, तो अभी आपको कितना भरना है? 10 लाख की जगह पे सिर्फ 5 लाख भरना है। 50% स्टैंप ड्यूटी आपको रिड्यूस हो गई, और 100% जो 40 लाख रुपया जो पेनल्टी, वो भी आपकी माफ हो गई। तो आप समझ लो कि ये एक लॉटरी है हमारे लिए, अनएक्सपेक्टेड लॉटरी, जो हमें जो बम्पर धमाका जो मिला है ऑफर का, दैट इज दिवाली एंड क्रिसमस का जो हमको बम्पर धमाका जो गवर्नमेंट ने दिया है, उसके लिए मैं लास्ट में आप सबको बोलूंगा कि वी शुड सेंड अ वन ट्वीट टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दैट यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। क्योंकि काफी सारे लोग परेशान थे, मैं खुद मेरी सोसाइटी के अंदर परेशान था, क्योंकि कितने लोग जिसने 1980 में फ्लैट लिया है वो अभी है ही नहीं यहाँ पे, वो अमेरिका चले गया है, उसके बच्चे लोग यहाँ पे है, या तो उसके रिलेटिव्स है, और कितने लोग तो दूसरी दुनिया में चले गए, दे डिडंट न्यू। और किसके पास तो अभी वो रिटायर्ड हो गया है, उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं अभी ये 10-20 लाख 50 लाख रुपए भर के मेरा जो स्टैंप ड्यूटी है वो मैं क्लियर करूं। तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टू क्लियर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड मेक देयर डॉक्यूमेंट्स लीगल। अभी हम चलते हैं सेकेंड फेज, जो 1 फरवरी 2024 से अगर किसी कारणवश आपका डेडलाइन जो है 31 जनवरी का मिस हो जाता है, एंड यू हैव टू फाइल ऑन द 1 फरवरी 2024 टू, तो आप जो है 1 फरवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये स्कीम का फायदा ले सकते हो। वो दूसरी स्कीम में अभी इसमें हम आते हैं, रिडक्शन और रेमिशन इन द स्टैंप ड्यूटी टू बी पेड और पेएबल। अगर 1 लाख रुपया भरना है तो आपको 80% की छूट है, यानी आपको कितना भरना है अभी? सिर्फ 20,000 रुपया। और उसके ऊपर अगर पेनल्टी आपको आती थी, समझो 4 लाख रुपया पेनल्टी आती थी, तो 3,20,000 रुपए की छूट है, तो कितना हो गया आपका? यहाँ पे 20,000 भरना है, और वहां पे 1,60,000, 1,80,000, जो 5 लाख रुपया जो आपको भरना था, उसकी जगह पे आप 1,80,000 रुपया भरते हो, तो 80% का आपको रिडक्शन मिला। और जो सेकेंड स्लैब है फ्रॉम 1 लाख एक्सीडिंग, यानी 1 लाख के ऊपर है, यानी समझो अगर 2 लाख रुपया उसको भरने का था, तो 2 लाख पे उसको 40% की छूट है, यानी उसको 1,20,000 भरना है। और 8 लाख उसको भरना था समझो पेनल्टी, तो उसको 70% की छूट है, यानी 5,60,000 रुपया। तो आप ये समझ लो कि आपको जो पैसा आपको जो भरने का था वो कितना कम हो गया। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सोच समझ के ये स्कीम का जो स्लैब रखा है ना, देखो अगर जो लाख रुपया भरने का है उसको 80% छूट दिया है, तो दैट मीन्स उस जो है वो मिडिल क्लास लोग है, और जिसको अगर लाख रुपए के ऊपर उसने स्टैंप ड्यूटी भरी है, तो दैट मीन्स के ही इज लिटिल एफ्लुएंट, तो उससे पैसे ज्यादा ले रहे हैं। जो जिसका मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उससे पैसा गवर्नमेंट कम ले रही है। यानी काफी इसमें गवर्नमेंट ने सोच समझ के ये स्कीम निकाला है कि जो मिडिल क्लास है उसको बहुत से बहुत ज्यादा फायदा मिला। अगर जो आदमी 10 करोड़ का फ्लैट लेता है और 30-40 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी मिलता है, तो उसको उन्होंने कंसेशन कम दिया है, वो मुझे समझ में आता है। एंड इट शुड बी डन दैट वे ओनली, सो दैट पीपल कैन जो जिसके पास कम इनकम है उसके ऊपर बोझा कम आता है, जिसपे के पास इनकम ज्यादा है वो थोड़ा ज्यादा भरेगा, यानी उसका मतलब फिर भी उसको जो बेनिफिट मिल रही है वो ट्रेमेंडस बेनिफिट मिल रही है। और मैं तो चाहूंगा कि सब लोग आज के बाद घर पे जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स देख लो, नॉट ओनली द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर हाउस, बट और कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो उसका शेड्यूल में आप जाओगे तो 63 डॉक्यूमेंट्स है, वो सब अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट अगर बिल्डर ने नहीं किया है, स्टैंप ड्यूटी बरोबर नहीं भरा है, PAAA काफी सारे हैं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें अगर आप कायदे के हिसाब से नहीं भरते हो पैसा, तो ये आपको एक बहुत बेहतरीन मौका दिया है गवर्नमेंट ने, और इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। देखो ये गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है ये IGR Maharashtra.gov.in पे आपको मिल जाएगी। आई जस्ट रीड इट हियर, जो मैं हाईलाइट करता हूँ। Whereas the government of Maharashtra being satisfied that it is necessary to do so in public interest
has decided to introduce the Maharashtra Stamp Duty Amnesty Scheme 2023, hereinafter referred as the said Amnesty Scheme 2023, क्योंकि ये दिसंबर से स्टार्ट हुआ and it is going up to 31st March. In order to remit or reduce stamp duty and penalty, the instrument as specified in the annexure appended here. मेरी बात यानी उसको 5.25 लाख रुपए की छूट मिलेंगी, 25 लाख रुपए की जगह पे 19,75,000 मिलेंगी. If the penalty to be charged on the whole stamp duty to be paid for payable is lesser than 25 lakh rupees, then 25 lakh, then 90% of the deduction and in the penalty. यानी अगर 25 लाख तक का अगर उसका पेनल्टी लगता है तो उसको 90% छूट दी है. यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपया छूट दिया है. वो मैं समझता हूँ कि ये इनके पास पैसे ज्यादा है तभी जाके इतना बड़ा फ्लैट लिया होगा, बट फिर भी गवर्नमेंट ने इनको जो छूट दी है वो बहुत ही अच्छी छूट दी है. तो 90% अगर निकाल देते हैं 10% यानी 2.5 लाख इधर और 19 लाख इधर, यानी जो काम उसको 25 लाख अगर आज की तारीख में अगर ये स्कीम नहीं रही थी तो 25 लाख रुपया उसको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता और 1 करोड़ रुपया जो है उसको पेनल्टी भरनी पड़ती, तो 1.25 करोड़ रुपया उसको भरना पड़ता था. उसके जगह पे अभी ये 22 लाख रुपए के अंदर उसका काम हो जाएगा. तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है. और दूसरा, अगर इफ द पेनल्टी टू बी चार्ज ऑन द होल स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड फॉर पेबल इज मोर देन 25 लाख रुपीज, देन द अपर लिमिट इज 25 लाख रुपीज. अगर 25 लाख के ऊपर समझो उसको 1 करोड़ रुपए की भी पेनल्टी अगर उसको भरनी है तो उसको सिर्फ 25 लाख ही भरना है. वहां पे कैप आ गया, उसके ऊपर उसको 1 पैसा नहीं भरना है. तो ये स्कीम जो है बहुत, जिन्होंने भी बनाई है अपना माइंड टोटल अप्लाई करके बनाया है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सिटीजन जो है उसको बेनिफिट मिले. फॉर अमाउंट एक्सीडिंग ₹25 लाख रुपीज, यानी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी 25 लाख के ऊपर है उसको सिर्फ 20% की छूट मिली, यानी सिर्फ उसको 5 लाख का छूट मिलेगा, 20 लाख उसको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा. एंड द अमाउंट जो पेनल्टी का अमाउंट है वो बी एक्सेप्टेड एज अ पेनल्टी एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस पेनल्टी शैल बी रेमिटेड. यानी 1 करोड़ रुपया उसको जो पेनल्टी है, क्योंकि जो अगर 25 लाख के ऊपर है तो उसकी पेनल्टी करोड़ों में जाएगी, तो उसको सिर्फ 1 करोड़ भरना है. अभी हम आते हैं सेकेंड फेज. अगर हमने समझो 31 जनवरी की डेडलाइन आपने मिस कर दी तो अभी आपके पास में क्या बचता है? नाउ यू हैव टू गो फॉर द सेकेंड फेज, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 मार्च. तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है? फॉर अमाउंट ऑफ ₹25 करोड़, नहीं ये सेकेंड फेज का ये फ्रॉम 25 करोड़ उसको 20% की छूट है. और रिडक्शन जो है उसका इज लेस देन 50 lakhs, देन ओनली 50 लाख रुपीज, देन 80% छूट मिल गई उसको. यानी 50 लाख की अगर पेनल्टी लग रही है तो उसको सिर्फ 10 लाख की पेनल्टी लगेगी और 10 और 20 यानी 30 लाख रुपया. यानी इसमें भी काफी सारा फायदा है. फॉर अमाउंट एक्सीडिंग बियॉन्ड 25 करोड़ तो उसको सिर्फ 10% की छूट है और जो उसका स्टैम्प ड्यूटी जो पेनल्टी जो भरना है वो सिर्फ 2 करोड़ भरना है. Or any type of instrument related to the conveyance of agreement to sell or a lease or a sale certificate or a gift agreement relating to the deposit of title deeds, pawn, pledge or hypothecation of immovable property or for any purpose of residential or non-residential in industrial use. Agreement or its records or memorandum of agreement if relating to transfer of tenancy or immovable property of the purpose of residential use, conveyance, allotment. ये काफी बाड़ा से लेके सिडको से लेके एसआरए से लेके स्लम डेवलपर के लिए ये बहुत ही बेनिफिट है. जिन्होंने भी एग्रीमेंट करा है और अभी तक उसको रजिस्टर्ड नहीं करा है, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एंड आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा. तो काफी सारा जो है मैं लिंक आपके साथ में अभी शेयर कर देता हूँ. ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है. तो मैं अभी ये जो आपका चैट बॉक्स है उसके अंदर मैं ये, आप सब लोग ये लिंक को कॉपी कर लीजिए ताकि आप, और एनीवेज दिस आई सपोज मालविका विल इज गोइंग टू अपलोड ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, सो एनी टाइम यू कैन विजिट दिस वीडियो एंड विजिट दिस वेबसाइट विच आई हैव पोस्टेड हियर. सर ये अभी मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ. डियर सर, कैन वी गेट दिस पीडीएफ प्लीज? यस, ये पीडीएफ जो है ये मैंने जो आपको लिंक यहाँ पे शेयर किया हूँ उस पर आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा.
first pages will be in Marathi, and then after once the Marathi is over, then you will get the translated copy in this. Sir, how can we understand that he or she paid less stamp duty? वो आपको रेडी रेकनर से चेक करना पड़ेगा, और यू कैन, देयर आर मेनी लाइजनिंग हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, और यू कैन कम डाउन टू माय ऑफिस, और आपको हम गाइड करेंगे, गाइडेंस फ्री रहेगी। अगर आपको वो प्रोसेस पूरा हम लोग को फॉलो करना है तो उसका जो चार्जेस रहेगा वो हम लोग आपको बता देंगे कि व्हाट विल बी योर चार्जेस, ऑन विच साइड वी हैव टू सबमिट इट। मैंने आपको ये जो लिंक दिया है ना, आर यू ऑल एबल टू सी दिस पेज? IGR Maharashtra.gov.in होम अभय योजना। तो यहाँ पे देखो एमएनसी स्कीम मिल जाएगा आपको, नोटिफिकेशन सर्कुलर रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन, एवरीथिंग यू विल गेट। और कहाँ कहाँ करना है, अहमदनगर में, अकोला से लेके मुंबई, पुणे, धुले, एवरीथिंग इज कवर्ड, थाना, वर्धा, वाशिम, यवतमाल। सो और आपको अगर कोई डिफिकल्टी है तो इनके हेल्पलाइन नंबर भी होगा, आप उधर फोन कर सकते हो या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और आपका प्रॉब्लम जो है यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी अगर सर्कुलर भी देखना है तो ये सर्कुलर भी हम देख लेते हैं, काफी लंबा चौड़ा सर्कुलर है। It's in Marathi, so I don't have the translation, but now the easy is that you can go to the Google and get it translated. So any other questions? Sir, Hello. any other documents required except for the original documents for submission purpose? Participant is asking on the chat आपको box. प्रॉपर्टी कार्ड लगेगा, सोसाइटी से एक एनओसी लगेगा ऑन द लेटर हेड। दिस एवरीथिंग विल बी लिस्ट ऑफ, ये आप जब भी इसमें जाओगे ना एक एक चीज के अंदर, तो आपको सब उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है वो भी आपको मिल जाएंगे। एवरीथिंग यू विल गेट इट ऑन द वेबसाइट। Yeah. Can I ask? Yes, Yeah, please. please. Sorry. Yeah. Please go ahead. See, I have submitted the application online, Yeah. and I've got the application number. It's the same Okay. website that you mentioned. What Very I want to know is, have I to go again physically to the stamp office and submit the documents physically before 31st Jan? Yeah. Please do before 31st of Jan. Okay. Okay. So now they will just take the file, right? Yeah, Or they will take your originals, and then they will issue a demand letter if there is any demand, or they will say that it is authenticated, you don't have to pay any stamp duty under amnesty scheme. Okay, fine. And after I do the stamp duty thing, can I register the document? Because I'm not registered the flat, and mine is prior to 2000, purchased prior to 2000. So now after the stamp duty I clear and the process, can I register the flat now? Is it allowed? We should try, because now you have got it authenticated, na? Then you should Yes. go for registration. You should try for that. I should try for that. Okay, Yeah. Thank you, sir. There was one question raised in the chat, that Pagdi system room. See, if you have done any transaction on the stamp paper, right? And if the stamp duty is not paid appropriately, you can definitely go to for this scheme. If there is any transaction happened and you had purchased the stamp paper. Good afternoon, sir. Sir, I have purchased my flat before 2000. So you have told me that I have to submit an application form online, right? So can you just share me the site where we have to file the online Sir, application for this? this is the site where I have shown you, na? It is the same site, Abhay Yojana. Okay, but there is no means where we have to fill the See, application. here, Yes, I am first staying at Bhinder. you have to download the form, Yeah, I have downloaded my form as well. and then you have to upload it. Then I have to upload it because there is no option to upload After it, right? filling it, you have to upload it with all the necessary documents. Yeah, that only I want. That only I have the question to upload this. Sir, Yes. as Suleiman sir mentioned, आप customer care को phone कर लीजिए. Chat. Sir, I have purchased a barrack room. What is barrack room? Sir, I have posted my question. What is barrack room? Independent house होता है. Sir, independent house होता है जिसकी सनत मिलती है. हाँ, तो किससे आजादी के purchase किया टाइम था? पे जो बैरक्स थे जो यूज होती थी आर्मी, तो गवर्नमेंट ने बाद आपने में वो उनको किससे अलॉट कर purchase दिया. किया था? Sir, I am the third purchaser. First party was purchased direct from the president. हाँ. वो सनत मिलती है, वो डॉक्यूमेंट है. बराबर है, right? And then you have purchased from him. तो वो टाइम पे आपने कितना stamp duty भरा था? सर नहीं भरा है स्टैम्प ड्यूटी, सिर्फ सेल डीड बना के और पावर ऑफ अटर्नी बना के मैंने परचेज किया. शेयर डीड पे कुछ तो भरा होगा ना, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया. हाँ सर, 100 रुपीज हाँ, तो वो आप अप्लाई कर दो. You can go for that. कर सकते हैं जी. हाँ. Hello. Yes, sir. Good afternoon. This is Yeah. Vaibhav Naik Warde, and thank you very much for your
valuable guidance. Uh, uh, I have purchased the flat in Dongri in 2007. At that time it is a Mahada building, just constructed in the 2007 itself, and the society was formed in 2010. So we have done just the power of attorney, then a franking of the sale deed. So am I eligible to apply to this amnesty scheme? Yes, you are eligible. Okay, so in the form it is asking a lot of attributes like CTS number and so where can we get these numbers of this जिससे आपने परचेज किया है सोसाइटी रजिस्टर्ड है? society is registered in 2010 हाँ, and तो it is सोसाइटी के पास प्रॉपर्टी कार्ड होगा और सोसाइटी भी आपको एक लेटर इशू करके देगी. अच्छा. हाँ. Okay sir, thank you very much. Next participant. यस हेलो. आपने एक सोसाइटी फॉर्म करके लैंड करके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को देके रीडेवलप कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तभी सोसाइटी ने लैंड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है. अभी सोसाइटी ने बाद में जो मेंबर्स है उनको शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी लैंड पे भरी हुई है वो सब मेंबर्स ने शेयर की हुई है. तो क्या हमें, पहला क्वेश्चन ये है, क्या हमें स्टैम्प ड्यूटी फ्लैट के कॉस्ट के ऊपर भरने को नोटिस आ सकता है क्या? और दूसरा सवाल ये है, अगर नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने डेवलप किया है लैंड को, तो अगर नहीं तो जब हम किसी को सेल करने जाएंगे तभी वो इंसिडेंस आ सकता है क्या? ये दूसरा सवाल सर. तो अभी ये जो आपका जो टिपिकल जो है इंडिविजुअल है, राइट, तो उसके मेरे को डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड. ओके. उसके बाद ही मैं आपको ये बता सकता हूँ कि व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू यू. ओके, तो वो आपके जब कांटेक्ट नंबर मिलेंगे तो आपको हम कांटेक्ट करेंगे. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, अगर लैंड पे, समझो हम अगर लैंड पे खुद बांधते हैं और लैंड खरीदते हैं, तब लैंड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है, तो आपने खुद कंस्ट्रक्शन अगर किया है तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, लेकिन अगर इतने जो सारे मेंबर्स इन्वॉल्व है, तो आपका जो बेसिक एग्रीमेंट जो है, वो हमें देखना पड़ेगा. वो शेयर सर्टिफिकेट मिल गया उनको कि भैया आपको हम ये फ्लैट अलॉट करते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं, ऐसा. वो सेल नहीं किया है, सोसाइटी ने सेल नहीं किया है, न कि मेंबर ने बाय किया है, वो शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ मिला है. वही बोलता हूँ कि आपका अगर इंडिविजुअल फ्लैट का अगर कुछ करना है तो मेरे को जो बेस जो आपका डॉक्यूमेंट है जो सोसाइटी ने दिया है और जो डेवलपमेंट है सोसाइटी ने रेजोल्यूशन पास किया होगा, वो सब कुछ स्टडी करने के बाद ही वी कैन सजेस्ट यू. अच्छा, ओके. विदाउट सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. आई कैन नॉट जस्ट गिव यू ऑफेंड. ओके. फाइन. तो आपके डिटेल्स जरा मिलेंगे तो अच्छा रहेगा. थैंक यू सर. Thank you. Sir, again and again, the participants want to know what are the documents. Can you again give a clarity on the documents that need to be annexed? See, these documents will be needed. Copy of property card, then copy of BMC assessment tax bill, copy of occupation certificate and society no objection certificate. ये 4 document आपको डालना पड़ेगा apart from your agreement. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. सर, पेरेंट्स ने एक फ्लैट खरीदा था, उसपे स्टैम्प ड्यूटी पे की थी, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, एंड नाउ द फ्लैट हैज बीन गिफ्टेड टू मी. सो अगर मैं ये स्कीम में अप्लाई करती हूँ तो विल दे गिव मी अ सर्टिफिकेट वेयर दे से दैट द स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड? नहीं, आपने गिफ्ट डीड आपको किसने किया था? सर, मदर ने. कौन से साल में किया था? सर, रिसेंटली, लास्ट ईयर अगर किया था तो आपने रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे? यस सर. तो उसमें भरा ही होगा ना आपने स्टैम्प ड्यूटी? सर, मेरे डॉक्यूमेंट में भरा है, बट जो पेरेंट्स ने फ्लैट खरीदा था तभी दे हैव पेड द स्टैम्प ड्यूटी, बट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था. नहीं, तो अभी रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा वो पुराना वाला, लेकिन उसमें स्टैम्प ड्यूटी के लिए आप जा सकते हो. And they'll give me a certificate saying that I have paid the full, मतलब my parents had paid the full stamp duty, right? Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Okay. Next participant.
हेलो, एम आई ऑडिबल? बोलिए। यस। सो बेसिकली सिनेरियो ऐसा है कि हमने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी उनका प्रीवियस ओनर के साथ रजिस्ट्रेशन मिसिंग है। दे जस्ट सेल एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर। तो उस केस में हम भर के कैन वी गेट इट लाइक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे? नहीं, अगर आपके पास ओरिजिनल ही नहीं है तो उसका कैसा होगा? नहीं, नोटरी का ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास। हाँ, तो देन यू कैन डू पर इट। हाँ देन यू कैन डू इट। हाँ, नोटरी का प्रीवियस कॉपी है और C2D जो मतलब थर्ड से फोर्थ पार्टी वो था ना, रजिस्टर्ड भी है। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। खाली प्रीवियस उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा हुआ है। हाँ, तो जो प्रीवियस नहीं भरा है उसके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, भले हाँ। वो 5 रुपए के पेपर पे है, 10 रुपए के पेपर पे, यू हाँ। कैन स्टिल अवेल द अच्छा। योजना विल। यस। बट वे पार्टी आर रीचेबल। हाँ, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, आप कर सकते हो। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। या हाँ सर, फिर ये जो भी हम चालान भर के हमारे पास में आ जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज रजिस्टर्ड है, वो कंफर्म हो जाएगा? जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ओरिजिनल, हाँ, पहले तो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। जब ओरिजिनल सबमिट करोगे तो वहां से आपको एक लेटर आएगा। अगर आपको हाँ। पैसा भरने का रहेगा तो डिमांड आएगा, नहीं तो आपको जो स्टैम्प पेपर जो डॉक्यूमेंट आपने किया है उसमें वो लोग लिखेंगे कि एमनेस्टी स्कीम के हिसाब से इनको अभी कुछ नहीं भरना है, 0 स्टैम्प ड्यूटी ऑथेंटिकेट अच्छा, करके फिर वो इंडेक्स 2 फिर मिलेगा कि इट इज कंसिडर्ड एज गुड एज इंडेक्स 2? नहीं, इंडेक्स 2 इज समथिंग डिफरेंट। दैट इज हाँ। only if you go to the registrar office and Okay. you do the registration, तभी इंडेक्स 2 आएगा। अच्छा, तो पर ये तो क्लियर डॉक्यूमेंट्स है, वो इट इज हाँ, but इंडिकेट ये करेक्ट? एक तो तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी का जो मेन हैसल है वो तुम्हारा क्लियर हो जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। सर ये गिफ्ट के अभी जो गिफ्ट डीड के बारे में पूछा गया, प्रोस्पेक्टिव गिफ्ट डीड किया जाएगा तो उसके ऊपर ड्यूटी भरनी पड़ेगी क्या? और अगर रिट्रोस्पेक्टिव है तो कौन से डेट तक नहीं भरनी पड़ेगी? तो रिट्रोस्पेक्टिव है अगर आपका, तो 31 मार्च 2022 तक आपको ड्यूटी कुछ भी भरने नहीं आती थी। इट वॉज ओनली 200 रुपीज स्टैम्प पेपर एंड 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी। 1200 रुपए में काम हो जाता था। आफ्टर 1 अप्रैल 2022 आपको 1% ऑफ द रेडी रेकनर वैल्यू जो है वो भरने का है। अच्छा, गिफ्ट डीड में भी अगर गिफ्ट डीड फादर ने बच्चे को दे दिया तो भी? यस, इन द गिफ्ट डीड ओनली। आई सी। फ्री था, एब्सोल्युटली फ्री था, 1200 रुपए में काम होता था। अभी 1% ऑफ द रेडी रेकनर वैल्यू आपको भरना पड़ेगा। ओके ओके, प्रोस्पेक्टिव वो भरनी पड़ेगी। हाँ, ओके आप ओके, एग्जीक्यूट करोगे तो 1% भरना पड़ेगा। राइट राइट, थैंक यू सर। सर वन मोर क्वेश्चन इज देयर। मैंने आपसे बात की बैरक रूम के लिए। सर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरी मदर और मेरे ज्वाइंट नेम पे, तो ये जो एप्लीकेशन मूव होगी ऑनलाइन, जो अकाउंट बना के अपलोड करना है, तो वो मदर के नाम से होगा या मेरे? आप किसी के भी मदर दो या तुम्हारे नाम, दोनों में से किसी का भी नाम डाल के कर सकते हो। और सर जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं वो एक सोसाइटी के लिए हैं, तो इंडिपेंडेंट हाउस के लिए क्या लगेंगे? आपका वहाँ पे तो कुछ तो सोसाइटी तो बना होगा ना, एक ही तो नहीं होगा बैरक। सर सबके अलग अलग इंडिविजुअल पेपर्स हैं उसमें। लेकिन आपने कुछ एसोसिएशन नहीं बनाया है। नहीं सर, नहीं। हाँ, तो फिर देन इट इज नॉट रीडेड, तो वो हिसाब से आप डाल दोगे कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंडिपेंडेंट हाउस है मेरा या बैरक है। अच्छा, तो वो कंपल्सन नहीं है ना कि जो जहाँ अपलोड करना है वो नहीं गया तो दिस इज द ऑक्यूपेशन, ये द सोसाइटी ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ देयर इज अ सोसाइटी। ये अगर इंडिपेंडेंट आपका बंगलो है, प्लॉट है और कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो 20-25 मेंबर मिल के वापिस अगर वहां पे सोसाइटी बनाए तो इट इज बेटर टू टेक द एनओसी फ्रॉम दैट सोसाइटी। नहीं, सोसाइटी नहीं, तो मतलब ये फॉर्म भर के और जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं उनका पीडीएफ बना के वो अपलोड किया तो चलेगा? यस यस। और प्रॉपर्टी कार्ड मैंने जो निकाला है वो फर्स्ट पार्टी के नाम से है? ठीक है, चलेगा। Next participant. Hello. Yeah. Yeah, thank you, sir, for your guidance. So just one question. If we have a chain of agreements, in that case, let's take an example. We are having some missing original agreements with us. So let's say we have 4 chain of agreements which are in place right now, out of which 2 are missing. Any alternative mode by which we can apply for an amnesty in this case? वो रजिस्टर्ड है कि विदाउट रजिस्टर्ड है? Sir, unregistered है, sir. Then you have to file an complaint with the police station that these documents are original or missing. और फिर अपलोड करो उसको, फिर दे लेट सी वो क्या रिस्पॉन्स आता है वहाँ पे। Okay, okay, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you. लेकिन पुलिस कंप्लेंट इज मस्ट। Yeah, sure. We'll do it, sir. Next participant. हेलो। हेलो,
Yeah. Yeah. So yeah, see, I have the flat that I have. I do not stay over there. So what is, you in your list of documents you said occupation certificate. So what is this occupation certificate now? Because I have another flat where I stay. But the stamp duty I have to pay in the second flat where I do not stay. See, occupation certificate is issued by the municipal corporation when the building is completed by the builder. Okay. Mine is a MADA society. This MADA got from MADA. So I have all the original MADA papers. And then a cooperative society was formed. Cooperative society was formed. So that means there is an occupation certificate. This will be with the society. So you make an application to the society that give me copy of the property card, copy of the BMC assessment bill, copy of the occupation certificate, and no objection certificate. Okay, done. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such an illuminating session. It was really beneficial. Thank you, sir. Okay, bye.